हाय मेरे जेकेडियन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार लास्ट क्लास में हमने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि यार मनी क्या होता है, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी सप्लाई क्या होता है, ठीक है, कौन से मेथड से हम मेजर कर सकते हैं मनी सप्लाई को, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हमने मूव ऑन किया था हमारे बैंकिंग चैप्टर पे, जिसमें हमने देखा था यार बैंकिंग में कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं, उनके प्रॉफिट को स्प्रेड बोलते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज उस कथा को कंटिन्यू करते हुए, उसी गाड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारे सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भैया एडू कैप्टन का टाइम टेबल डाउनलोड कर लीजिए। अक्टूबर तक हमने हमारा बोर्ड का सिलेबस ख़त्म करना है ताकि हम टाइमली रिवीजन स्टार्ट कर सकें, और साथ में एडू कैप्टन का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यार इसी पे आपका मतलब सारा बेड़ा पार हो जाना। सिर्फ इतने से इकलौते से एप्लीकेशन से, और कोई चार्जेस नहीं है। एप्लीकेशन खोलो, फ्री कोर्स आपके सामने है, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स बने हुए हैं उसमें, और अलग से वीडियोस, उसके नीचे नोट्स, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, मतलब एवरीथिंग इज सॉर्टेड। इतना सॉर्टेड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग में सेंट्रल बैंक के बारे में जानना। ठीक है, देखो सेंट्रल बैंक क्या होता है। अब बैंकिंग आया था, बैंकिंग क्यों आया था? क्योंकि मनी इन्वेंशन हुई थी, तो बैंक्स का आना बड़ा जरूरी था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आना बड़ा जरूरी था। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर्बिट्री काम तो करेंगे नहीं, मतलब अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे जैसा मर्जी काम कर लें, नहीं, उनको टोटल फ्रीडम हम नहीं दे सकते थे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर टोटल फ्रीडम दे दी फिर वहाँ तो फिर वो अपना ही राज चलाएंगे। तो इसी के लिए हमें एक ऐसी बॉडी बनानी थी जो उन्हें रेगुलेट कर सके, जो उन्हें ये बोल सके कि भैया इस इकॉनमी में रहना है तो हमारे सिस्टम से चलना पड़ेगा। किससे चलना पड़ेगा? सिस्टम से, यादव जी के स्टाइल में, सिस्टम से। ठीक है, तो वहीं से आपका डिस्कवर हुआ सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, मतलब मल्टी फंक्शनल है ये, ऐसा समझो, मतलब एक माँ की तरह है सेंट्रल बैंक। ठीक है, बहुत सारे रोल निभाता है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेंट्रल बैंक की कहानी। तो यार देखो, सेंट्रल बैंक क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, नाम है सेंट्रल बैंक, ये एपेक्स बॉडी है। ठीक है जी, कैसी बॉडी है? एपेक्स बॉडी है, मतलब इससे ऊपर कोई भी नहीं है। बैंकिंग लाइन में इससे ऊपर कोई भी नहीं है। इसका काम क्या है? ये कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट करता है दी एंटायर बैंकिंग सिस्टम। मतलब सिस्टम, फिर से यार ये सिस्टम सिस्टम ना, यादव जी ने बड़ी गंदी वो लगवा दी मुझे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट करता है पूरे बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी को। अब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कब बनाया गया था? अप्रैल 1, 1935। इससे पहले आरबीआई एक्ट आया था। आरबीआई एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, मतलब एक ऐसी कॉरपोरेशन जिसके बनने से पहले उसका एक्ट, उसके एक्ट में सारे उसकी बॉडी के कौन कौन मेंबर होंगे, हेड कौन कैसे इलेक्ट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो आरबीआई एक्ट आया था आपका 1934 में, और उसके बाद ये बॉडी बनी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में। ऐसे ही इंग्लैंड का जो बैंक है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूके का, सॉरी, बैंक ऑफ इंग्लैंड है सेंट्रल बैंक। ऐसे ही यूएस का है फेडरल रिजर्व सिस्टम, फिर सिस्टम आ गया। तो ये सारे आपके सेंट्रल बैंक है। आप समझ लेते हैं यार ये सेंट्रल बैंक करता क्या है, इसका मेन काम क्या है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, डबल स्टार लगा रहा हूँ, और आपको पता है मैं जहाँ पर डबल स्टार लगा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और उस पर क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये बात याद रखिएगा। तो हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पे। किस पे चलते हैं हम? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब ध्यान से समझिएगा, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और कैसे मैंने इसको माँ से लिंक करा। ये माँ की तरह मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसके बहुत सारे रोल होते हैं, और ये विद टाइम वो रोल जो है वो दर्शाता है अपना रोल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले, जैसा कि हम सबको पता है कि जितनी भी करेंसी एक इकॉनमी में इशू होती है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसको हम करेंसी इशूइंग बॉडी भी बोल सकते हैं,
करेंसी अथॉरिटी भी बोल सकते हैं इसके पास है। जैसे कि इंडिया में अगर मैं बात करूं तो आरबीआई के पास ही सिर्फ करेंसी नोट्स इशू करने के लिए, हाँ कॉइन्स जितने भी हैं और 1 रुपये का नोट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट जो है वो प्रिंट करती है, इशू करती है, प्रिंट तो नहीं इशू करती है, प्रिंट उन्होंने हायर करा हुआ, वो प्रिंटिंग प्रेस में होते हैं जाके प्रॉपर, ठीक है। लेकिन जितने भी 1 रुपये से ऊपर के करेंसी नोट्स हैं वो सारे आरबीआई, आप जितने भी नोट देख लो 10 का 20 का 50 का 100 का 500 का 2000 का, तो आप देखोगे उसके ऊपर, ठीक है, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर और उस पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ दिस नोट अ सम ऑफ रुपीज दिस, उस पर प्रॉपर लिखा हुआ है ये चीज। तो ये आरबीआई के पास ही, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आरबीआई के पास ही प्रॉपर ये अथॉरिटी है। आप और किसी के साइन नहीं देखते हो, सिर्फ उसी के साइन देखते हो क्योंकि उसके पास सोल अथॉरिटी है और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, ये सोल अथॉरिटी मतलब या सिंगल बॉडी के हाथ में पावर देने का फायदा क्या होता है? सोल अथॉरिटी के हाथ में पावर देने का फायदा होता है कि यूनिफॉर्मिटी रहती है नोट सर्कुलेशन, ठीक है, कितने नोट निकाले जाएं, कैसे नोट निकाले जाएं एक्सेट्रा, और सारे एक टाइप के नोट निकले, उसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, तो प्रॉपर चेकिंग होती है, प्रॉपर सुपरविजन में काम होता है, ठीक है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स पावर टू द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, वो मनी सप्लाई को इजीली इन्फ्लुएंस, इजीली कंट्रोल कर सकता है। हम देखेंगे कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में एक इसका एक प्रॉपर फंक्शन है, उसमें हम उसके डिफरेंट उसके हाथ में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, तो वो सब हम तसल्ली से पढ़ेंगे। तो ये फ़ायदे होते हैं कि जब हम किसी एक ही बॉडी, एक ही अथॉरिटी के हाथ में करेंसी इशूइंग पावर दे दें, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया आपके सेंट्रल बैंक का, ये एक करेंसी इशूइंग अथॉरिटी या फिर पावर बॉडी होती है, ठीक है। अब मैंने ये आपको बता दिया रुपी, 1 रुपये के नोट के ऊपर के ही है सिर्फ, उससे पहले के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी डेट फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग बेसिकली हम वर्ड बोलते हैं, या डेफिसिट फाइनेंसिंग हम वर्ड बोलते हैं, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट, हम बजट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फिस्कल डेफिसिट आता है, तो फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, बस ऐसा समझ लो कि सरकार को लॉस हो रहा है, हमारी इकॉनमी को लॉस हो रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास वन ऑफ द ऑप्शन इज कि वो न्यू करेंसी प्रिंट कर सकती है, वो और नोट प्रिंट कर सकती है। अब ऐसे में उसको आरबीआई का हेल्प लेना पड़ेगा, तो आरबीआई का एक ये भी फायदा होता है कि उसी के हाथ में अथॉरिटी है, तो वो चाहे तो उसकी मर्जी है, वो कितने नोट निकालना चाहती है, नहीं भी निकालना चाहती है वो मना कर सकती है गवर्नमेंट को एक्सेप्ट, ठीक है। अब वो हम क्यों मना करेगी, कैसे मना करेगी, फायदा क्या होगा करेंसी और प्रिंट करने से, नुकसान क्या होंगे, वो सब हम बजट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा सिर्फ इतना सा जानने का वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है कि बस करेंसी प्रिंटिंग पावर इनके हाथ में है, तो इनके हाथ में ही होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग के वक्त अगर हमें करेंसी प्रिंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑल्सो जब भी गवर्नमेंट को लॉस होता है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है, या जब भी उनको पैसों की जरूरत होती है वो आरबीआई के थ्रू ही पैसों की जो अपनी ज़रूरत है वो फंडिंग जो है वो पूरी कर सकती है, अपनी सिक्योरिटीज़ निकाल देगी और आरबीआई उनके बिहाफ पे सेल करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि करेंसी इशूइंग अथॉरिटी किसके हाथ में होती है, सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ जिसको हम बोलते हैं बैंकर टू दी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। अब जैसे अगर हमें पैसा जमा कराना है, हमें लोन लेना है, हमें एफडी करानी है, कुछ भी बैंक रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड काम होता है, तो हम जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, जो आपने फंक्शंस में देखा था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन। अब गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स के पास नहीं जाती है, गवर्नमेंट किसके पास जाती है, वो जाती है सेंट्रल बैंक। मतलब जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक्स हैं, जो फंक्शन हमें मिलते हैं, जो फीचर हमें मिलते हैं कमर्शियल बैंक से, वो सेम फीचर मिलते हैं गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक से, इसीलिए बोला जा रहा है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। अब बैंकर टू दी गवर्नमेंट के अंडर वो बड़ी सारी चीज़ें, बड़े सारे फंक्शन, फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट को, जैसे उनका करंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए, उनके पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, उनके बिहाफ पे पेमेंट करने के लिए एक्सेट्रा, तो उनकी अकाउंट की ट्रांजैक्शन सेंट्रल बैंक संभालता है। दूसरा, इट एक्ट्स एज एजेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है। जैसे अभी हमने बात करी थी डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड ऑल,
तो पब्लिक डेट को मैनेज करना, वो ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक के थ्रू ही होता है, तो उसके डेट को मैनेज करती है कि हाँ भाई अब ये इतना डेट ले सकते हो आप, आपके लिए सही रहेगा, अब इंटरेस्ट पेमेंट करने की बारी आ गई, तो उसके बिहाफ पे एक्ट करती है, आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग में हेल्प करती है। तो एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब यही होता है कि किसी के बिहाफ पे एक्ट करना। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे उस वक्त सेंट्रल बैंक एक्ट करता है, इसीलिए इट एक्ट्स एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में जब भी बैंक को कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है किसी प्रॉब्लम का, कोई एडवाइस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो वो किसके पास जाता है? वो जाता है सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक एक तरीके से उसका एडवाइजरी भी ऐसा समझो जस्ट लाइक तारक मेहता जेठालाल का है, ठीक है, लेकिन फाइनेंस रिलेटेड नहीं, ओवरऑल भी। वैसे ही हमारा जो ये सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए तारक मेहता है। जब भी कोई फाइनेंस रिलेटेड एडवाइस चाहिए, वो सीए है इनका, तो वो गवर्नमेंट जाती है इनके पास, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं फाइनेंस के, तो वहाँ से अच्छी एडवाइसेस हमें मिल सकती है। उसके बाद अगर हम अगले फंक्शन पे चले, विच इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे हमने बात करी कि यार जैसे सेंट्रल बैंक एक्ट्स लाइक अ टिपिकल बैंक फॉर गवर्नमेंट, सिमिलरली सेंट्रल बैंक एक्ट्स लाइक अ टिपिकल बैंक फॉर बैंक्स ऑल्सो। मतलब कमर्शियल बैंक्स को भी अगर कुछ बैंकिंग रिलेटेड काम है तो वो भी सेंट्रल बैंक ही उनकी हेल्प करता है। मतलब जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक है, सेम बैंक्स के लिए कमर्शियल बैंक जैसा एक्ट सेंट्रल बैंक करता है। अब इसके अंडर वो क्या क्या फीचर्स उन्हें देता है, ये ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, क्या आता है? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। अब कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व में कस्टडी का मतलब है किसी की देखभाल में रखना। तो आरबीआई ने या फिर सेंट्रल बैंक्स ने ना एक स्कीम निकाला हुआ है जिसको बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। इसके अंदर दो आती हैं, CRR एंड SLR, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसका कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई वाला जो फंक्शन है वो अच्छे से डिटेल में समझेंगे तब। अभी के लिए इतना समझ लो, लीगल रिजर्व रेशियो बेसिकली अगर जितनी भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स के पास आती हैं उनका वो क्या करते हैं, लोन देते हैं, लेकिन वो सारे पैसे का, सारे डिपॉजिट्स का लोन नहीं दे सकते। सेंट्रल बैंक ने उनके ऊपर एक लिमिट लगा रखी है, कुछ परसेंटेज वो बता देते हैं कि इतना परसेंटेज आपको एज अ रिजर्व रखना है मेरे पास या अपने पास, लेकिन वो भी आप नहीं छेड़ सकते जब तक मैं नहीं बोलूँगा। तो एक तरीके से वो कस्टडी में रख रहा है कमर्शियल बैंक्स का पैसा, सो दैट कि भैया अगर सारा ही लोन देने लग गए तो कमर्शियल बैंक तो ठन ठन गोपाल हो जाएगी, मतलब भरोसा नहीं रहेगा लोगों को। तो इसीलिए कुछ रिजर्व्स रखे हुए हैं जिनको हम लीगल रिजर्व रेशियोज बोलते हैं, सो दैट कमर्शियल बैंक्स ओवर लेंडिंग ना करते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है इसको। तो वो सेंट्रल बैंक के पास भी कुछ पोर्शन रखना पड़ता है और वो उनके पैसों का ख्याल रखते हैं, प्रॉपर इंटरेस्ट भी देते हैं। तो इसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, प्रॉपर देखभाल कर रहा है ना सेंट्रल बैंक उनके पैसे, ठीक है। तो ये तो हो गया कस्टोडियन ऑफ कैश। अब अगला हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत पेपर्स में मैंने देखा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब ये क्या होता है, उससे पहले आप लोगों के लिए एक और हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भैया एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे कोर्सेज लाइव हैं, ओपन है, सीट्स अवेलेबल है, जाकर देख लो, इससे पहले सीट्स भर जाए। ऑफर चल रहे हैं बहुत अच्छे खासे, जाकर देख लो इससे पहले ऑफर खत्म हो जाए, ठीक है। और बेस्ट फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, जैसे सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करवा रहा है वैसे ही एडू कैप्टन प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट फैसिलिटीज़, जो हो सकता है आपको कहीं और ना मिले, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, टॉपिक एज वेल एज फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, मेंटरशिप है। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, जाकर इंक्वायरी कर लीजिए। और भैया सबसे बढ़िया ऑफर है 5 डेज मनी बैक गारंटी। एनरोल कराओ किसी भी पर्टिकुलर अपने मन चाहे अपने बैच में, ठीक है, और 5 दिन तक अच्छे से एनालाइज कर लो, सारी फैसिलिटीज़ देख लो, सही चल रही हैं, जैसा प्रॉमिस किया था वैसा मिल रहा है। और अगर अच्छा लगे कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगे 5 दिन के अंदर पैसा मांग लो। और रिजल्ट्स तो हमारे हर बारी की तरह मतलब बहुत अच्छे आ ही रहे हैं। मतलब इस बारी तो टैग दे दिया बच्चों ने हमें SRCC फैक्ट्री का,
ठीक है, कि मतलब 20 प्लस एक इंस्टीट्यूशन से एसआरसीसी में बच्चे, 10 प्लस एक इंस्टीट्यूशन से शहीद सुखदेव में बच्चे, तो यार मेरे हिसाब से ये कुछ तो दम होगा ना, तभी निकल रहे हैं, ऐसे तो नहीं निकलते। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं इन टॉप कॉलेजेस में, क्योंकि टॉप कॉलेजेस का एक्सपीरियंस अलग होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, आई एम फ्रॉम एसआरसीसी, तो जरूर यार एक बार ही देख लो, 5 दिन का मनी बैक ऑफर चल रहा है, तो यार क्यों ना, कोई हर्ष थोड़ी ना, उसमें पैसा मिल जाएगा आपको वापसी, क्या दिक्कत है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की। अब ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखो, लास्ट रिजॉर्ट एक ऐसा वर्ड है जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं कि जब बंदा थक हार के अपने हाथ पैर मार लेता है, तो वो लास्ट उस बंदे के पास जाता है, तो वो लास्ट रिजॉर्ट है। जैसे अब कोई सपोज करो, कोई बंदा बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा है लाइफ में, तो वो थक हार के हर जगह हाथ पैर मार के अल्टीमेटली किसके पास जाता है, मंदिर में, गुरुद्वारे में हाथ जोड़ते, तो भगवान के आगे अब मेरी नैया आपके हाथ में है, या तो इसको पार लगा, नहीं तो आर कर दे, सिंपल सी बात है, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है, पड़ जाती है यार ज़रूरत, मे बी डिपॉजिट इतने नहीं आ रहे लेकिन लोन की डिमांड बहुत आ रही है, ठीक है, या फिर लॉस में है, एनपीएस हो गए हैं, ठीक है, तो बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से कमर्शियल बैंक्स को पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में जब कमर्शियल बैंक्स हर जगह से हाथ पैर मार के थक हार जाते हैं और कहीं से उनको हेल्प नहीं मिलती है, डिपॉजिट्स नहीं मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देख लिया नहीं आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं, मार्केट से भी पैसा उठाने की कोशिश करी, नहीं मिल रहा, और सेंट्रल बैंक एज पर देयर रिक्वायरमेंट फॉर देयर हेल्प उन्हें वो फंड्स प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, और थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लेकर। और इसी रोल ऑफ आरबीआई को या सेंट्रल बैंक को हम बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक हार जाता है और उसे लगता है बस अब मेरा कुछ नहीं होगा, तो एज अ सेवियर उनके पास सेंट्रल बैंक आ जाता है। तो सेंट्रल बैंक इज लाइक अ गॉड फादर, जो उनके साथ तो है ही है, लेकिन उन्हें बोलते हैं कि पहले आप इधर उधर हाथ पैर मार लो। तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर मतलब पैसे देना, लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी में जब हर जगह से हार जाए, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्लियरिंग हाउस, क्लियर कर देते हैं सब सेटलमेंट आपस में क्लियर। अब हमने ये तो पता ही है यार बैंकिंग में कैसा हिसाब चलता है, एक अकाउंट होल्डर चेक इशू करता है दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर को, तो ऐसे में बड़े सारे चेक्स जो है आपस में बैंक्स के एक दूसरे के अगेंस्ट ड्यू हो जाते हैं। अब कैश रिजर्व तो रखा ही हुआ सेंट्रल बैंक ने सबका आपस में, सारे बैंक्स उनके पास रखते हैं सेंट्रल बैंक के पास कैश रिजर्व, तो सेंट्रल बैंक ही उनके बीच में सारी सेटलमेंट जो है वो कर देता है उन्हीं के रिजर्व से। सपोज करो एक बैंक है एसबीआई, दूसरा बैंक है सपोज करो अपना पीएनबी सपोज कर लो, तो अब एसबीआई के अकाउंट होल्डर ने एक चेक इशू करा पीएनबी के अकाउंट होल्डर को, अब दैट मीन्स पीएनबी ने एसबीआई से पैसा लेना है, तभी तो वो लेकर इसके अपने अकाउंट होल्डर में डालेगा ना। अब वो मांगने जाएगा ये वो, तो वो सीधा आरबीआई को बोलेगा, या हाँ आरबीआई को बोलेगा कि यार मेरा कैश रिजर्व है, देखो ये चेक है, ऐसा है, सब क्लियर है, साइन वाइन सब ठीक है, अमाउंट भी है। तो आरबीआई क्या करेगा, एसबीआई के कैश रिजर्व से निकाल के जो उसने रखे हुए, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, उतना पैसा पीएनबी के कैश रिजर्व में डाल देगा, ठीक है। तो वो सेटलमेंट क्लियर करने में भी हेल्प कर रहा है, इसीलिए आरबीआई का एक फंक्शन क्लियरिंग हाउस या फिर सेटलमेंट हाउस भी होता है सेंट्रल बैंक का एक, क्योंकि वो उनके बीच में बैंक्स के बीच में सारी सेटलमेंट बिठाता है, ठीक है, सब क्लियर कर देता है। उसके बाद एक और आता है बैंकर्स टू बैंक एंड सुपरवाइजर में, वो सुपरवाइज करता है उनके सारे एक्शंस को, वो उनकी फंक्शनिंग को, ठीक है। हमने कई बार देखा भैया मर्ज कर देता है बैंक्स को, हमने कई बार देखा बैंक्स को अल्टीमेटम इशू कर देता है, भैया आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, ये वो एक्सेट्रा, वो ये ना सिस्टम में रहना पड़ेगा भैया, सिस्टम में। तो इट रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स थ्रू लाइसेंसिंग, पीरियोडिक एक्सपेंशन बाय बैंक्स एक्सेट्रा। वो लाइसेंसेज इशू करता है डिफरेंट चीज़ के लिए, मतलब परमिशन है, मतलब कमर्शियल बैंक अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, पहले उन्हें आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर बैंक्स को एक्सपेंशन करनी है तो पहले प्रॉपर चेक करता है आरबीआई कि भैया एक्सपेंशन की ज़रूरत है भी कि नहीं है, ऐसा से। तो ये होता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। फिर आता है आपका लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक विच इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। अब क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
क्रेडिट क्रिएशन करते हैं कमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कंट्रोलर कौन कहलाता है? क्रेडिट कंट्रोलर कहलाता है आपका सेंट्रल बैंक। कौन कहलाता है? क्रेडिट कंट्रोलर कहलाता है आपका सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये दो सीन होते हैं इसमें। अब ये क्या होते हैं, कैसे कंट्रोल करता है, क्यों कंट्रोल करता है, एक्सेट्रा, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, वरना अभी पढ़ाने जाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा समझ लो 200% वो आएगा ही आएगा पेपर में, ये मैं लिख के देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो उसको हम तसल्ली से पढ़ेंगे। बस एक बात याद रखना, उसके पास दो मेजर्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और हम इसको मॉनिटरी मेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटरी मेजर्स, ठीक है। चलो अब चलते हैं फाइनल टॉपिक ऑफ द क्लास, विच इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ये भी आ जाता है कई बार, किस्मत रही तो सीधा 3 नंबर में, 6 नंबर में, और फ्री फंड के थ्योरी क्वेश्चन सीधा। अब मीनिंग अगर देखें तो ये एपेक्स बॉडी है जो रेगुलेट करती है बाकी के बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक्स को, और ये उनके अंडर काम करती है, ये इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है। ये सभी बैंक्स का फादर ऐसा समझो सेंट्रल बैंक। ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, ये क्रिएट करता है मनी सप्लाई को। कैसे क्रिएट करता है उसकी भी क्लास है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया बैंकिंग सिस्टम सही रहे, किसी कस्टमर के साथ धोखा ना हो, एक्सेट्रा। इसका ऑब्जेक्टिव है कि उसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है। फंक्शनिंग, ये बैंकर टू गवर्नमेंट है, ये सिर्फ बैंकर टू कॉमन पब्लिक है, ठीक है। कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इसके बाद में रहती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक होता है जो हम बीओपी चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब हर गवर्नमेंट अपना एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाती है, फॉरेन करेंसीज का रिजर्व बनाती है, और वो किसके पास रखती है? सेंट्रल बैंक के पास। तो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टडी होती है, इसके पास नहीं होती कोई फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, जनरल पब्लिक इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में चेंज जरूर करा सकते हैं, बट इसके बाद करेंसी इशू अथॉरिटी इसके पास है, और इसके पास कोई ऐसी राइट नहीं है। तो बहुत ही बेसिक से डिफरेंसेस थे जो आप इजीली याद भी कर सकते हो, और चाहे तो खुद भी बना सकते हो अगर आपको दोनों के बारे में पता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने पढ़ा, विच इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आ जाते हैं पेपर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लीव द कमेंट। कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर फन फैक्ट सेंट्रल बैंक के बारे में, कुछ भी, कैसा भी, बस कमेंट्स में डालो, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। अभी तो मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब पे डल जाती, लेकिन वहाँ पर हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा लगेगा कि आई एम टॉकिंग टू समवन, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा फिजिकल प्रेजेंस आई कैन फील, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव